गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। उम्मीद करते हैं विश्वास के साथ कि आप लोग सब देखते होंगे। मेहनत हमें काफ़ी करना पड़ता है आप लोग के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारा बैच है, दिन भर बहुत परेशानी हो जाती है भूखे प्यासे। चलिए देखते हैं कल जो क्लास जहाँ तक हुआ था उसके आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखिए क्वेश्चन है, हाउ कैन ए न्यूक्लियस स्टेबलाइज, यानी कहेंगे कोई भी नाभिक कैसे अस्थायित्व प्राप्त करती है। ध्यान से देखिए, कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बनाती है। ऑब्वियसली ये कौन स्टेबिलिटी बनाएगा? जो अनस्टेबल है। तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि हाउ कैन अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबलाइज। अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे स्टेबलाइज होता है, यह कोई भी नाभिक कैसे अस्थायित्व प्राप्त करती है। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस इसको ये भी लिख सकते हैं, हाउ कैन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबलाइज, मतलब अस्थायी नाभिक कैसे अस्थायित्व प्राप्त करती है। यानी यह क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन ये भी चलेगा, गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एग्जाम में यही पूछेगा, अस्थायी नाभिक कैसे अस्थायित्व प्राप्त करती है। आंसर इसका है कैसे करेगा। तो पहला आप लिख सकते हैं बाय चेंजिंग N/P रेशियो। N/P रेशियो मतलब होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात को बदलकर अस्थायित्व प्राप्त कर सकता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कैसे बदलता है तो याद रहे आपको, आगे आज ही पढ़ाएंगे। प्रोटॉन भी कन्वर्ट हो सकता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन भी कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, कन्वर्सन बताएंगे। दूसरा बाय चेंजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चेंजिंग से अच्छा होगा इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाकर, चूँकि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। N/P रेशियो भी अगर चेंज करता है, कभी कभी सिचुएशंस होता है बढ़ाना भी पड़ता है, कभी कभी घटाना भी पड़ता है। आपको पता है कि 1 और 1.6 के बीच में जो भी जिस भी न्यूक्लियस का N/P रेशियो होता है वो स्टेबल होता है। 1/6 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर अनस्टेबल हो जाता है, 1 से भी कम हो जाता है तो वो भी अनस्टेबल होता है, इसीलिए। और तीसरा नंबर आप ये भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग साइज बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक ही चीज़ है सब चीज़। नाभिक का आकार घटाकर,
ऑब्वियसली है, आपको बताए थे 82 एटॉमिक नंबर से जितना ज़्यादा है वो सब अनस्टेबल होता है, वो सब प्योर यानी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ करता है। तो ऑब्वियसली है वो डिसइंटीग्रेट होते रहता है, अपघटित होते रहता है। और ऐसे भी ये सब केमिस्ट्री वाला चीज़ है आपको याद रखना ही पड़ेगा, मैं कितनों समझा लूँ। तो ध्यान से इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडिएशन एंड इट्स नेचर। हिंदी होगा इसका रेडियो सक्रिय विकिरण, मतलब अल्फा बीटा गामा, एवं इसका प्रकृति। तो ध्यान से देखिए, बताता हूँ। रदरफोर्ड ने जो कल एक्सपेरिमेंट किया था आपको बताए ही थे कि एक प्लेट ले लिया था, नेगेटिव प्लेट, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया था। अच्छी बात है, ले लिया था, और एक लेड के ब्रेक्स में शीशा का बक्सा में यहाँ पे सैंपल रखा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो देखा कि कुछ सीधे चला गया था, जो कि आप लोग को पता ही है, कुछ रेडिएशन सीधे निकला था, कुछ जो है माइनस के साथ प्लस जाएगा, इस तरह से आ गया था, जिसको अल्फा बोला था। नहीं, इसको थोड़ा ऊपर उठा के दिखाना हम लोग को। कुछ इस तरह से दूर में जाके मुड़ा था, और कुछ फटाफट मुड़ गया था, कुछ फटाफट मुड़ गया था। जो प्लस के उधर मुड़ा उसको बीटा पार्टिकल बोला, जो माइनस के उधर उसको अल्फा, जो नहीं मुड़ा उसको गामा। ये सब बातें हम लोग सीख लिए थे। एक्चुअल में देखिए, अगर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, जिसके कारण से एक साथ आपको बीटा भी, अल्फा भी और गामा तीनों दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में अगर एक ही न्यूक्लियस रहता है, क्या एक न्यूक्लियस एक ही साथ अल्फा भी और बीटा भी निकाल देता है? नहीं, आंसर इसका है नहीं। एट ए टाइम एक न्यूक्लियस या तो अल्फा निकालेगा या तो बीटा। गामा कब निकलता है? अल्फा भी जब निकलेगा तो फिर भी गामा निकलता है। ये एक एनर्जी है, हाई एनर्जेटिक फोटोन है ये। तो अल्फा के साथ भी गामा निकल सकता है, बीटा के साथ भी गामा निकल सकता है। तो लिख देते हैं। पहला बात इसमें लिखना आपको, एट ए टाइम या एट सेम टाइम आइदर अल्फा एंड गामा और बीटा एंड गामा particle can emit from sample of one nucleus. समान या एक ही समय में एक ही समय में अल्फा तथा गामा या बीटा तथा
गामा कण किसी एक नाभिक के नमूने से, एक ही नाभिक रहेगा, नमूने से उत्सर्जित हो सकता है। दूसरा, नेवर emits the alpha and beta particle at a time from one न्यूक्लियस। मतलब ये हुआ, एक ही नाभिक से एक ही समय एक साथ अल्फा एवं बीटा कण उत्सर्जित नहीं हो सकता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात। तीसरा बात, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इज एन अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, यानी मुड़ जाता है। कह सकते हैं अल्फा एवं बीटा कण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में प्रभावित होती है, दोनों में प्रभावित होती है। और एक और भी लिख देते हैं, 4th नंबर, गामा पार्टिकल कैन नॉट affected in electric and magnetic field, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ये एक एनर्जी है। गामा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। गामा पार्टिकल इज द हाई एनर्जी फोटॉन which frequency is maximum and it has energy E is equal to h nu, यही होता है एनर्जी। और या इस चीज़ को हम लोग न्यू को hc/λ भी कहते हैं, यानी कह सकते हैं गामा कण उच्च ऊर्जा वाले
फोटॉन होते हैं जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है तथा इसकी ऊर्जा E = h न्यू या hc/λ होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो स्पेक्ट्रम में बताए हैं सुबह में, जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होता है। आप फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग ये जो अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल इमिट करता है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, तो इमिशन कैसे होता है ये देखते हैं थोड़ा सा। तो लिखिए इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अल्फा कण का उत्सर्जन। आप देखिए कैसे उत्सर्जित होता है अल्फा पार्टिकल। ये देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव का सैंपल ले लो, जैसे हम एक सैंपल ले रहे हैं यूरेनियम। आपको लोग को पता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर 238 होता है। ये पेरेंट्स न्यूक्लियस लिए हैं, पेरेंट्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या केवल न्यूक्लियस लिखते हैं। पेरेंट न्यूक्लियस, एक्चुअल में यह रेडियो एक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस है। पेरेंट मतलब माता पिता जो कहते हैं आप लोग। तो ऑब्वियसली है यह जब अनस्टेबल होगा, चूँकि 92 एटॉमिक नंबर है, 82 के बाद से ही अनस्टेबल हो जाता है, तो यह जब ब्रेक होता है तो उसमें यह थोरियम बना लेता है। थोरियम बनाने के बाद मतलब थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर आपका 234 है, प्लस निकालता है। चूँकि ये बड़ा नाभिक था, ये कन्वर्ट होके छोटे नाभिक में आया, कुछ एनर्जी रिलीज किया, अल्फा पार्टिकल निकाला। अल्फा पार्टिकल निकालता है 24। इसको जो बोलते हैं हम लोग, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया और ये जो है ये आपका अल्फा पार्टिकल है। तो यानी कहने का मेरा मतलब है ये जो व्हेन अल्फा पार्टिकल emits from parent nucleus, then binding energy per nucleon of daughter nucleus increases and its size decreases due to which it get stabilize। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब अल्फा कण
पेरेंट न्यूक्लियस मतलब यूरेनियम से निकलता है तो जब अल्फा कण यूरेनियम से निकलता है तो डॉटर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है एवं इसका आकार घट जाता है, जिसके कारण पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस बन कर अपना स्थायित्व प्राप्ति करता है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया। अब और भी आपको बताते हैं इफेक्ट इसका। देखिए, इफेक्ट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा कण के उत्सर्जन का प्रभाव। जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलता है, तो क्या क्या होता है आप देखिए। कोई एक एलिमेंट्स है, ये पेरेंट्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर 1 है। ये कैसा एलिमेंट्स है? ये अभी पेरेंट न्यूक्लियस है। फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए साइज छोटा करता है, एक अलग डॉटर एलिमेंट बना लिया। डॉटर एलिमेंट बनाया और फिर अल्फा पार्टिकल निकालता है 2,4। इसका मतलब ये अपना एटॉमिक नंबर में 2 कमी कर लेता है और 2 न्यूट्रॉन इसका गोल हो जाता है, 2 प्रोटॉन गोल हो जाएगा। चूँकि देखिए मास नंबर में 4 से कमी कर लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका 2 प्रोटॉन गया, 2 न्यूट्रॉन गया, तभी तो मास नंबर चार्ज है। तो यानी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो पहली बात आपको याद रखना होगा मास नंबर ऑफ या मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। नहीं, यानी कहेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 4 से घट जाता है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात देखिए, 2 प्रोटॉन डिक्रीजेज, मतलब 2 प्रोटॉन घटता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तीसरा बात 2 न्यूट्रॉन डिक्रीजेज, यानी 2 न्यूट्रॉन घटता है।
तो ये सब है, आप इसको याद रखिएगा। आप देख रहे हैं मास नंबर भी 4 से घट गया है, एटॉमिक नंबर भी 2 से घट गया है, मतलब सीधा 2 प्रोटॉन घटा है। और मास नंबर जब 4 भागा है तो ज़रूर है कि 2 प्रोटॉन गया और 2 न्यूट्रॉन गया, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन भी घटा है। इसको नोट्स कीजिए फटाक से। अब इमिशन पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल का। जगह है एक चीज़ नोट करके लिख लेना, या इसी में लिख देते चौथा। डॉटर एलिमेंट GHTL, डॉटर न्यूक्लियस में और may not be रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। हिंदी इसका लिख देते हैं, यानी डॉटर नाभिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट था ना, या न्यूक्लियस था, तो यह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही लिखे हैं डॉटर न्यूक्लियस मे और मे नॉट बी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, याद आया अचानक सा, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, लेकिन उससे पहले कुछ और बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रिय के ताके दौरान नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना। कैसे बदलता है याद रखना पड़ेगा। आप कोनो एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं है, कितनों लॉजिक देंगे, देखे तो है ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए, किसी भी न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन चेंज होता है, न्यूट्रॉन चेंज होता है किसमें? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल कब हुआ होगा? यानी प्रोटॉन भी होगा इसमें और न्यूट्रॉन दोनों का मिक्सअप होगा। ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिलकर न्यूट्रल हुआ होगा। तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन्स भगा दें, उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। एक इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाला हटा दिए और साथ में कुछ और भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। यही चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इसको बीटा पार्टिकल आप बोल सकते हैं, माइनस बीटा पार्टिकल, प्लस ये है आपका एंटी न्यूट्रिनो। नाम लिख देते हैं। ये आपका है न्यूट्रॉन, ये पी का मतलब आपका है प्रोटॉन, इसका मतलब है बीटा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल। क्या मतलब है इसका? माइनस बीटा पार्टिकल। और इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी न्यूट्रिनो। तो एकदम जब कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो माइनस निकालेगा, माइनस बीटा पार्टिकल, यानी हाई स्पीड से मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं। जब प्रॉपर्टी इसका पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। कोई भी न्यूट्रॉन अगर
कन्वर्ट होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नाभिक जब स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल होता है, तो ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन भी कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, कभी प्रोटॉन भी कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। वो जो कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन पहले प्रोटॉन बनाएगा, फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल निकालता है और साथ ही एंटी न्यूट्रिनो भी निकालता है। सीख लेंगे हम लोग इसके बारे में भी। इसका ना तो मास होता है ना ही चार्ज होता है, बस इतना जानो। तो इसको याद रखिएगा, एकदम रखना ही पड़ेगा। दूसरा कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो सक्रियता के दौरान, रेडियो सक्रियता के दौरान नाभिक में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना। बड़ा आसान है, ये याद रहेगा तो वो भी याद रहेगा। प्रोटॉन बदल जाएगा किस में बाबू, न्यूट्रॉन में। अच्छी बात है। तो देखिए प्रोटॉन बदलेगा न्यूट्रॉन में, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज था, कहीं से माइनस चार्ज लेगा, कहीं से आपका माइनस चार्ज लेगा, यानी बीटा पार्टिकल प्लस बन करके निकाला, अपना सारा प्लस चार्ज ये त्याग दिया। जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये अपना माइनस चार्ज त्याग दिया तो केवल प्लस बचा। जैसे ये न्यूट्रॉन है तो अपना माइनस चार्ज निकाल के फेंक दिया तो प्रोटॉन बचा। उसी टाइप से ये प्रोटॉन है, अपना प्लस चार्ज निकाल के फेंक देगा तो ओबियसली है वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। प्लस चार्ज निकाल के फेंक दिया, प्लस बीटा पार्टिकल्स प्लस, या इसको ई प्लस भी कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर न्यूट्रिनो, या इसी चीज़ को आप लोग और भी नाम दे सकते हैं इसको। प्रोटॉन इस तरह से भी लिखा रहता है, कहीं घबराना नहीं है। बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो नाम लिख देते हैं। तो इसको तो जानते ही है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है, ये प्लस बीटा पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है, बीटा प्लस पार्टिकल, यानी प्लस बीटा पार्टिकल। इसको समटाइम्स पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिट्रॉन। और ये है न्यूट्रिनो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिनो। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस को हम लोग पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, या प्लस बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। तो आप यहाँ समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन भी कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन अपना प्लस चार्ज छोड़ दे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन अपना माइनस चार्ज निकाल देगा तो प्रोटॉन बन जाएगा। तो ये है कन्वर्सन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। इसको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। आप लिखिए जल्दी से इसको। चलिए अब आगे लिखेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा कण का उत्सर्जन। रेडियो एक्टिविटी के दौरान बीटा कण का जो उत्सर्जन होगा तब क्या होगा, तनिक सोचिए। आपको देखिए बीटा पार्टिकल दो प्रकार का होता है, एक प्लस बीटा और दूसरा क्या होता है, माइनस बीटा। एक प्लस बीटा होता है और तो ये जो बीटा पार्टिकल है ना, कभी समटाइम्स प्लस भी निकालता है और माइनस में भी निकलता है। यानी यह दो प्रकार का होगा। तो इसका पहला लिख रहे हैं बीटा माइनस, यानी पहला लिख रहे हैं इमिशन,
इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल, नहीं, यानी बीटा माइनस कण का उत्सर्जन। ये देखिएगा ये क्या होता है। व्हेन बीटा माइनस पार्टिकल emits from parent nucleus, then its n/p ratio of daughter nucleus decreases। n/p ratio of daughter nucleus decreases। वेरी गुड, ठीक है। n/p ratio of daughter nucleus decreases, due to which nucleus gets stabilize। यानी कहते हैं जब पेरेंट न्यूक्लियस से माइनस बीटा कण उत्सर्जित होता है तो डॉटर न्यूक्लियस का n/p रेशियो घट जाता है, जिससे न्यूक्लियस स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, जैसे आपको बता देता हूँ। एक पेरेंट्स एलिमेंट ले रहे हैं थोरियम, ये थोरियम है, थोरियम के बारे में जानते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 90, मास नंबर है 234। यह जब इससे माइनस बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलेगा तो बनाएगा Pa, इसका नाम है प्रेक्टेनियम, लिख देते हैं प्रेक्टेनियम, ठीक है। तो यह जब निकालेगा बीटा पार्टिकल तो 91,234 प्लस बीटा -1 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ध्यान से देखिए, बीटा पार्टिकल निकला है, इससे बीटा पार्टिकल निकला। पहले निकाल रहे थे हम लोग अल्फा पार्टिकल, इस बार बीटा, वो भी क्या माइनस बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना था? थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 था, हो गया कितना 91। इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन जो है, इसका मतलब इसका जो न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है किस में? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन अपना चार्ज लेके जाएगा, यानी न्यूट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज अगर छोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज अगर
छोड़ दिया तो बन गया वो प्रोटॉन। तो इसलिए मास नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के सम पर डिपेंड करता है। अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, पहले भी न्यूट्रॉन का मास काउंटिंग हो रहा था, प्रोटॉन बनने के बाद भी काउंटिंग ही होगा, तो मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहता है तो कन्वर्सन आप लोग पढ़े, वह बीटा निकालेगा माइनस, और जब ये निकलता है तो एंटी न्यूट्रिनो भी, जब कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। यह बात आप लोग को पता ही है। इसको बार बार अब क्या लिखेंगे, थोरियम है, ये सबको याद रहता है, ये प्रेक्टेनियम है, और ये बीटा माइनस बीटा पार्टिकल है, और ये एंटी न्यूट्रिनो है। इस तरह से अब इफेक्ट पढ़ा देते हैं आपको। इफेक्ट ऑफ माइनस बीटा पार्टिकल, इफेक्ट ऑफ माइनस बीटा पार्टिकल इमिशन, इसका क्या इफेक्ट है ये देखते हैं। आप समझिए, जैसे कोई एक पेरेंट्स ले लिए एलिमेंट, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर ऑब्वियसली है, ये तब एक डॉटर एलिमेंट बनाया हुआ है, तो इसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में ये हुआ बदल, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन जब हो गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस यहाँ से आपको निकलेगा -1 बीटा पार्टिकल, प्लस यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह से है। तो इफेक्ट क्या क्या हुआ, तो पहला बात क्या लिखेंगे आप, इफेक्ट में आप लिखिए, यहाँ लिख रहे हैं पहला नंबर क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, यानी इसमें क्या हुआ बाबू, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। पहला बात ये। दूसरा बात, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज विथ 1, यानी परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाता है। तीसरी बात, मास नंबर डज नॉट चेंज, द्रव्यमान संख्या नहीं बदलता है। अब चौथा नंबर, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या घटेगा, ठीक है। प्रोटॉन का संख्या बढ़ा होगा 1 से, ये भी लिख देते हैं। वन प्रोटॉन इंक्रीजेज, नहीं, 1 प्रोटॉन बढ़ जाता है, वही न्यूट्रॉन जो चेंज हुआ वही वाला। पांचवा, 1 न्यूट्रॉन डिक्रीजेज, 1 न्यूट्रॉन
डिक्रीजेज, मतलब एक न्यूट्रॉन घट जाता है। तो फटाक से इसको लिखिए भाई, फिर चलते। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर, तेजी से थोड़ा। माइनस बीटा हो गया था, प्लस बीटा पार्टिकल इमिशन। हिंदी लिख लीजिएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद कहानी लिख लेंगे हम लोग, या लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक सोडियम है। सोडियम का जानते हैं आप लोग एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर इसका होता है 22। ये इससे जब नियॉन है एटॉमिक नंबर 10 लिख देते हैं, तब समझाएंगे। और ये हो जाएगा 22, और इससे निकल गया प्लस बीटा निकल गया, यानी 1 प्लस कर सकते हो इसको। मास नंबर 0 प्लस न्यूट्रिनो लिखते हैं पहले। व्हेन प्लस बीटा पार्टिकल emits from nucleus, then its N/P ratio increases and electrostatic force decreases। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेज, क्या बाहर हो रहा है? प्रोटॉन प्लस चार्ज अपना दे रहा है, प्रोटॉन बन रहा है न्यूट्रॉन में। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा। प्रोटॉन की संख्या जब ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगता होगा, रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस में। जब निकल गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा। ड्यू टू which nucleus get stabilized। हिंदी लिख लेना कि जब बीटा कण किसी नाभिक से बाहर निकलता है, प्लस बीटा कण किसी नाभिक से बाहर निकलता है। प्लस बीटा कण निकलने का मतलब प्रोटॉन अपना चार्ज त्यागेगा, यानी प्रोटॉन अपना चार्ज त्यागेगा तो वो न्यूट्रॉन में बन जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो, प्रोटॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाता है उस समय भी अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस। वैसा ही न्यूक्लियस ये है। जब बीटा कण किसी न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो इसका N/P रेशियो बढ़ जाता है। प्लस बीटा निकलेगा तो N/P रेशियो बढ़ जाता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेज ड्यू टू व्हिच न्यूक्लियस गेट स्टेबलाइज, और न्यूक्लियस स्टेबलाइज प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये सोडियम है, ये नियॉन है, ये प्लस बीटा पार्टिकल बाहर निकला न्यूट्रिनो के साथ। नहीं, ये आपको पता ही है, न्यूट्रिनो जब बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या है? आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो ये समझ में आ ही गया आपको। अब इसका इफेक्ट बता देते हैं। इफेक्ट ऑफ एमिशन ऑफ प्लस बीटा पार्टिकल, हिंदी लिख लेना, प्लस बीटा पार्टिकल के इमिशन का प्रभाव। जैसे देखिए एक पेरेंट्स एलिमेंट ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर 1 से घट गया, यानी Y जो होगा वो एटॉमिक नंबर से 1 से घट गया, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। और प्लस इधर तो बीटा निकलेगा ही, +1 0 मास नंबर,
प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहला बात क्या लिखिएगा, पहला बात ये लिखिएगा, छोड़ो सीधे लिखते हैं, 1 प्रोटॉन, यानी इसमें क्या हो रहा है बताइए तो, प्रोटॉन अपना चार्ज त्याग रहा है, यानी प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किस में, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन अपना चार्ज निकाल दिया, प्रोटॉन इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, 1 प्रोटॉन डिक्रीजेज, 1 प्रोटॉन डिक्रीजेज, एक प्रोटॉन घट जाएगा इसका, यानी इससे इसका एक प्रोटॉन घट जाएगा। तीसरा नंबर, तो कहने का मेरा मतलब है एक प्रोटॉन घटा तो बन गया क्या, न्यूट्रॉन। तो 1 न्यूट्रॉन इंक्रीजेज, एक न्यूट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। चौथा, मास नंबर चेंज नहीं होगा, मास नंबर नो चेंज, नो या डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मास नंबर चेंज नहीं होगा। ये सब का हिंदी कुछ नहीं होता है, आप फटाक से इसको नोट कीजिए। तीसरा देखिए, गामा पार्टिकल इमिशन। ये देखिए, व्हेन गामा particle emits from nucleus, then no effect on atomic number and mass number because gamma particle is the high energy photon, high energy photon which has energy E is equal to h nu, यह which has maximum frequency, maximum frequency and as well as यह छोड़ो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखता है, इसलिए एनर्जी इसका हो जाएगा कितना, एच न्यू, या इसको कहते हैं एस सी बाय लेमडा। जैसे कोई भी है पेरेंट्स एलिमेंट, मान के चलो ये एक्चुअल में ये एनर्जी कैसे निकलता है, पहले ये होगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस, फिर ये आ जाता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये तो एनर्जी ऑब्वियसली है, एक्साइटेड स्टेट में तब बाहर में घूम रहा था, ग्राउंड स्टेट में आ गया तब एनर्जी नहीं निकालेगा, इसीलिए ये एनर्जी निकाल देता है गामा के रूप में। ये एनर्जी है, एनर्जी है, हाई एनर्जी फोटोन है, ठीक है। इसकी एनर्जी आपको दिखाई दिया, इतना होता है। इस तरह से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखिए, अगले साल क्वेश्चन पूछा था पिछले 18 में, उसको भी देखिए, इसका हिंदी तिंदी कुछ नहीं होता है, लिख लीजिएगा हिंदी। आगे चलिए, क्यू फैक्टर, क्यू
फैक्टर किसको कहते हैं? बड़ा आसान है। कहीं भी रेडियो एक्टिव डेकी हो रहा है तो पहले पेरेंट्स एलिमेंट के पास कितना एनर्जी था, फिर बाद में जो डॉटर एलिमेंट्स हुआ इसके पास कितना एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस जो है वही क्यू फैक्टर कहलाता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बिफोर emission and after emission is called Q factor। यानी उत्सर्जन के पहले ऊर्जा एवं उत्सर्जन के बाद ऊर्जा के अंतर को क्यू फैक्टर कहते हैं। क्यू फैक्टर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम बनाते हैं। देखिए, एक पेरेंट्स एलिमेंट लिए Z है, एटॉमिक नंबर A है, इससे एक डॉटर एलिमेंट Y बना, अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, A में 4 से घट गया, प्लस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल होगा हीलियम 24, इतना जान रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल एनर्जी मतलब इसका एनर्जी आइंस्टीन के हिसाब से mc², m ऑफ किसका मास, ये वाला न्यूक्लियस का Za, ये न्यूक्लियस का मास इंटू c²। फाइनल एनर्जी अगर लीजिएगा तो इसका मास और उसका मास। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कीजिएगा तो मास ऑफ डॉटर एलिमेंट्स Z-2, डॉटर एलिमेंट Z-2 और यहाँ पर A-4। ओके, ब्रैकेट दे रहे हैं नहीं, ठीक है, प्लस इसका मास m हीलियम 24, यानी ये सिंबल है कि इसका मास लेना है, और ब्रैकेट में दोनों में क्या दे दिए c²। तो इतना एनर्जी है। इसीलिए बताइए Q बराबर अगर पूछेंगे Q फैक्टर, तो इसमें इसको घटा दीजिए, घटा देते हैं, यानी देखिए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा m x ZA c² दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस m y Z-2 A-4 प्लस यहाँ पर m हीलियम 24 और दोनों में क्या हो जाएगा ब्रैकेट c²। बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये हुआ क्वालिटी फैक्टर। क्या करना है, इनिशियल में दूसरे को घटा देना है, पहले वाले में दूसरे वाले को घटा देगा। ये सब का मास दिया रहेगा आपको, इसका भी मास, इसका भी मास, इसका भी मास, c² आप पुट करके बना लीजिएगा।